नेक्स्ट टॉपिक इज एजिंग पॉपुलेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु एक नज़र में 2010 के बाद से 2015 से कम आयु वर्ग 2010 के बाद 15 से कम मतलब 15 माइनस आयु वर्ग की जनसंख्या में गिरावट के साथ वृद्ध जनों की जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। तो ये फैक्ट हो गया और इसको हम कोट करते हुए लिख सकते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2010 के बाद 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या में गिरावट के साथ वृद्ध जनों की आबादी में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। इससे पता चलता है कि भारत में वृद्धों की आबादी में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। वृद्ध जनों की वास्तविक आबादी और उसमें वृद्धि के मामले में अलग अलग राज्यों में काफी अधिक अंतर है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत की तुलना में मध्य पूर्व क्षेत्रों के राज्यों में युवा आबादी बहुत अधिक है। वृद्धों की बढ़ती आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियां। सबसे पहले है सामाजिक मुद्दे। वृद्धों की बढ़ती आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियां। तो वृद्धों की बढ़ती आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है सामाजिक मुद्दे। वृद्ध जनों की आबादी में महिलाओं की अधिक संख्या, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा। तो सबसे पहले है सामाजिक मुद्दे। तो सामाजिक मुद्दे क्या क्या है? वृद्धों की बढ़ती आबादी से सबसे पहले है वृद्ध आबादी का महिलाकरण होना। तो पहला सामाजिक मुद्दा क्या होगा कि वृद्ध आबादी का महिलाकरण होना। अब चूंकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है इसलिए वृद्धों में महिलाओं का अनुपात ज़्यादा है, ठीक है, और महिलाएं अधिक समय तक जीती हैं। तो जो वृद्ध लोग हैं, पुरुष हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, जबकि महिलाएं देर तक जीवित रहती हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का वृद्ध लोग हैं उनका नारीकरण हो रहा है। तो वृद्धावस्था का नारीकरण और क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं की संख्या अधिक है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध जनों की आबादी अधिक होना। 2011 की जनगणना के अनुसार तो वृद्ध आबादी का ग्रामीणीकरण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध आबादी का अधिक होना। और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं कम होती हैं, तो अपने आप में एक चिंता का विषय है कि लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 71% वृद्ध जन आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वृद्ध जनों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध जन आय, सुरक्षा, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है? वृद्ध जनों की बढ़ती आबादी 2022 के दौरान। तो इसमें वृद्ध जनों की बढ़ती आबादी भी अपने आप में एक चिंता है। और क्यों चिंता है? क्योंकि इससे क्या होता है? आश्रितता अनुपात, इससे आश्रितता अनुपात में वृद्धि होती है। सबसे पहले बात करें अगर 2011 की, तो यहाँ पर आबादी थी 8.6%। अभी कितना है? 2022 के आसपास थे, 2022 के आसपास है 10%, ठीक है। और ये बढ़ना कब से चालू हुई है? 2010 से। तो 2010 से क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यहाँ लिख लो 2010। इसके बाद 2050 तक, तो 2050 तक वृद्ध जन आबादी कुल आबादी का कितना है? 20% होने की 20% हो जाएगी, ठीक है। कौन कह रहा है? यूएनएफपीए के अनुसार भारत में 2050 तक वृद्ध जन आबादी 20% हो जाएगी, ठीक है। और वृद्ध जन आबादी का मतलब क्या है? जो लोग 65 प्लस हैं, तो जो लोग 65 प्लस हैं उन्हें क्या माना जाता है? वृद्ध जन आबादी। तो 65 प्लस से जो लोग हैं उनकी आबादी 2050 तक लगभग 20% होने की संभावना है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम 2047 तक ही क्या बन जाए? विकसित देश बन जाए, ताकि हमारे संसाधन इतने डेवलप हो जाएं कि वृद्ध आबादी के लिए बेहतर जीवन उपलब्ध करा सकें, ठीक है। इसके अलावा एक वृद्ध जनों से संबंधित समस्या है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम।
इसका मतलब क्या है, तेजी से जो जनांकीय परिवर्तन हो रहा है। और जनांकीय परिवर्तन क्या हो रहा है कि गांव शहर में चेंज होते जा रहे हैं, या फिर गांव के लोग शहरों की ओर प्रवासन कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्ध हैं वह अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके जीवन में अकेलापन और संसाधनों की कमी, दोनों चीजें। तो ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धजनों की आबादी इसलिए चिंता का विषय हो जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन और सुविधाओं की कमी होती है। दूसरी तरफ एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है कि उनके बच्चे बाहर चले गए हैं। इसके अलावा है वृद्धजनों की बढ़ती आबादी। इसके बाद है अन्य और कौन कौन सी समस्याएं, जैसे कि एकल परिवार का बढ़ता प्रचलन, बड़ी समस्या है। इससे क्या है, एकल परिवार का प्रचलन जैसे ही बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, वृद्ध लोगों को, क्योंकि उनके लिए उनकी देखभाल करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, उनके साथ समय व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, और यहीं से फिर क्या निकलता है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की कम उपलब्धता। इस बात एक समस्या क्या है, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की कम उपलब्धता। महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव आदि कारण के अलावा अकेलेपन में बढ़ोतरी होती है। ठीक, अब इसके बाद अभी तक तो हमने देखे सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक बोझ। इससे मतलब वृद्धों की बढ़ती आबादी से श्रम बल और सार्वजनिक बचत में कमी तथा वृद्ध अवस्था में आय की सुरक्षा के साथ राष्ट्र की उत्पादकता में गिरावट होगी। एक तो श्रम बल और सार्वजनिक बचत, इनमें कमी होगी, और दूसरी तरफ राष्ट्र की उत्पादकता में कमी होगी। इसके बाद है स्वास्थ्य सेवा और दीर्घकालिक देखभाल। वृद्धजनों को अक्सर अधिक व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इससे स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है। ठीक है, तो वृद्धों के लिए जैसे मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया था, तो उसमें बैठे लोग में से लगभग आधे से ज़्यादा लोग वृद्ध थे। अब ऐसे में क्या हुआ, मुझे भी काफ़ी देर तक लाइन में लगना पड़ा, मतलब उन्हें भी परेशानी हो रही थी। लेकिन एक हम देख सकते हैं कि वृद्धों की बढ़ती आबादी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा सकती है। मनोदशा संबंधी समस्याएं। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया LASI सर्वे से पता चला है कि बढ़ती उम्र के साथ अवसाद में वृद्धि देखी गई है। यह समस्या पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं में अधिक देखी जाती है। तो जैसे अभी मैंने एक देखा था मुखर्जी नगर में, एक महिला गेट के अंदर मतलब घर में बंद थी, और गेट से बाहर निकलने की उनकी कोशिश बहुत ज़्यादा थी कि बाहर निकले, लेकिन निकल के जाए कहाँ, ठीक है, कोई विकल्प नहीं था, तो वो गेट के पास चक्कर काट रही हैं। तो क्या दिखाता है कि उनमें अवसाद ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, बेचैनी ज़्यादा है। इस बात है कुल जनसंख्या में वृद्धों के बढ़ते अनुपात में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो है वृद्धों की जीवन प्रत्याशा, दूसरी क्या है जनन क्षमता में कमी। ठीक है, अभी जो कितनी हो गई है 2.0% दिखाई गई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। इस बात है मृत्यु दर में कमी। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो भारत में वृद्ध जनों की जीवन प्रत्याशा वृद्धजनों की बढ़ती आबादी को अवसर में बदलने के तरीके। तो सबसे पहले क्या है, ESG। दूसरा क्या किया जा सकते हैं, वृद्ध आश्रमों को विनियमित करना। वृद्ध आश्रमों को सरकारी निगरानी में लाया जाना चाहिए, साथ ही इसके लिए एक विनियामक निकाय स्थापित करना चाहिए। इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि वृद्धावस्था के दौरान वृद्धजनों की देखभाल वृद्ध आश्रम के बजाय घर में बेहतर तरीके से हो सकती है। सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अब सिल्वर इकोनॉमी क्या है, इसमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं, गतिविधियों, उत्पाद और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो सिल्वर इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है, ऐसी इकोनॉमी और ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देना जो 50+ वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस बात है डिजिटल इकोसिस्टम का लाभ उठाना। वृद्ध आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और सेवाओं और वस्तुओं तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था में उनके एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस बात है जागरूकता अभियान। वरिष्ठ नागरिकों में उनके लिए बनाई गई अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव है। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी सर्वे के अनुसार केवल 12% वृद्ध जनों को ही भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के बारे में जानकारी है।
तो अब जागरूकता बढ़ानी चाहिए। वो किसके बारे में? भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। वो अधिकांश वृद्धों के पास इसकी जानकारी ही नहीं है। अन्य क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि वृद्धजनों की देखभाल के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है कि CSR फंड के तहत वृद्ध लोगों की स्थिति में सुधार के लिए पैसे खर्च किए जाएं। इस बात वृद्धजनों के लिए सेवा विस्तार करना, तो इसमें घर पर ही स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच सुविधाएं और सुसज्जित डे केयर सेंटर, जीवन संबंधी सहायक सुविधाएं शामिल है। आयु अनुकूल अवसंरचना का विकास करना। अब वैश्विक स्तर पर की गई पहल है, तो सबसे पहले है मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग 2002। सतत विकास से लक्ष्य SDG 3 सभी उम्र के लोगों का स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य वृद्धावस्था दशक 2020 से 30 भारत द्वारा की गई पहल है। तो पहला है भारत द्वारा की गई पहल है संवैधानिक अनुच्छेद 21 में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने का उल्लेख है। कानून और नीतियां कौन कौन सी है वृद्ध लोगों से संबंधित? तो सबसे पहले है वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। तो यहाँ पर है भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, वृद्धजन नीति, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष 2016। इसके बाद सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब इसमें क्या किया जाता है? उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना है, इसके तहत वृद्ध लोगों को 500 से 1000 रुपए के बीच की पेंशन प्राप्त की जाती है। अटल वयो अभ्युदय योजना, यह एक अम्ब्रेला योजना है। इसके तहत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं। सबसे पहले है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत योजना कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका और कौशल पहल। उसके अलावा है सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, तो अटल वयो अभ्युदय योजना। तो यह एक अम्ब्रेला योजना है, इसके तहत निम्नलिखित योजनाएं शामिल है, ठीक है। अटल वयो अभ्युदय AVYAY, अटल वयो अभ्युदय योजना।